हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं और बड़े हंसमुख चेहरे के साथ के है अच्छी तरह से आप अपना जो तैयारी है वो कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हंसमुख चेहरे के साथ, हंसी खुशी के साथ तैयारी कीजिए। आराम से सोइए, आराम से उठिए, रेस्ट कीजिए और जो कार्य है उनमें पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें। किसी भी प्रकार का प्लीज किसी भी प्रकार का दबाव न हावी होने दें। दबाव से विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो जाती है, तो फिर अनुरोध है केवल आराम से तैयारी करें। आजकल पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर क्या विशेष कोई परिस्थिति हो जाती है जिसके कारण वो गलत कदम उठा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा न करें। किसी भी प्रकार का दबाव हावी न होने दें। अगर किसी प्रकार का दबाव हावी हो रहा है तो आप अपने चाहते हैं जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उनसे बात करें, उनसे कहें, जो परिवार के सदस्य हैं उनसे बताएं कि इस प्रकार दबाव न दे। पढ़ाई के मामले में मेरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, किसी भी प्रकार का मेरे को कहे हावी न होंगे। कई बार है पीछे की बातें हैं जो फेल हो जाते हैं और हो जाते हैं तो दबाव बनाते हैं। तो क्या हुआ, मेहनत तो करें, एक दिन आज नहीं तो कल एक दिन जो रास्ता है वो मिलेगा। भगवान ने उद्देश्य निर्धारित कर भेजे हैं। वही स्वामी विवेकानंद की बात शिकागो में जब गए तो उन्होंने कहा था कि उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के निर्धारित होते हैं, उसे जो कर्म दिए हैं भगवान ने वो होंगे ही होंगे। जो विपदाएं हैं, जो कष्ट है, जो कठिनाइयां हैं, जो परिवेश है, वातावरण है, जो दिया है वो एक दिन मिलेगा। लगातार हमें चलते रहना है, ठीक है। तो एक शायर ने लिखा है कि जब टूटने लगे हिम्मत, खोने लगे खुद पर भरोसा। जब टूटने लगे हिम्मत, खोने लगे खुद पर भरोसा, देखना खुद को गौर से और ठहर जाना जरा सा। देखना खुद को गौर से और ठहर जाना जरा सा, ठीक है। और ठहर जाना यानी पीछे की तरफ देखना आप, और क्या ठहर जाना जरा सा। पता करना कि कमी कहाँ रह गई है, क्या हुआ जो तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठ गई है। फिर अपनी कमियों पर गौर करना और बेहिसाब मेहनत करना। बस इस बीच तुम खुद को टूटने मत देना। पीछे की किसी यादों को याद नहीं करना। जो कटु अनुभूतियां हैं, किसी प्रकार की विपदाएं हैं, उनको बिना सोचे सिर्फ आगे की ओर बढ़ते रहना। देखना यही परिवार, यही सदस्य, यही जो परिवेश है आपको एक दिन हंसी खुशी से कहे। जिस दिन आपको मंजिल मिलेगी उस दिन यही आपको आकर सामने से कहे, गले लगा लेगा। जिस मंजिल का आपने निर्धारण किया है वो मंजिल सामने से आएगी और आपको कहे गले लगा लेगी। आज तो आपको लग रहा है कि आपके परिवेश के सदस्य हैं, मित्रगण हैं, जो नए सदस्य हैं वो अजीब गरीब लग रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे, लेकिन यही कल को कहे आपको आपकी खुशी में साझा करेंगे, आपका सहयोग देंगे और आपको कहे हर क्षेत्र में आपके साथ रहेंगे। क्योंकि जब मंजिल मिल जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति है इंटेलेक्ट होता है, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहता है। तो एक समय और परिस्थितियां है, यह गुजर जाएगी। तो प्लीज हंसी खुशी से रहिए, हिम्मत से रहिए, आगे बढ़ते रहें। यही दोस्त मित्रगण परिवार है, नए सदस्य हैं, आज नए लग रहे हैं लेकिन कल पुराने हो जाएंगे। जो आपको कहे अननोन से लग रहे हैं लेकिन कल जब आपको मंजिल मिलेंगे तो यही क्या आपके सबसे चहेते हो जाएंगे, सबसे अच्छे हो जाएंगे। तो आप इंटेलेक्ट करें इनके साथ और हंसी खुशी से अपने मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, तो प्लीज दबाव न बनाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत के संविधान की। हमने कल संसद भवन है पुरानी और नए संसद के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं कि इसका एक अंग है राज्यसभा है, जो संविधान के अनुच्छेद 80 में वर्णन किया गया, ठीक है। राज्यसभा है अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद क्या है 80 क्या कहता है कि भारत की एक राज्यसभा होगी। अनुच्छेद 81 क्या कहता है, भारत की एक लोकसभा होगी। तो अनुच्छेद क्या कहता है, भारत की एक क्या होगी, राज्यसभा होगी, ठीक है। राज्यसभा, इसका नाम क्या है, पहले तो इसका नाम क्या रखा गया था, 1954 की अगर बात करते हैं, 1954 में इसका नाम राज्यसभा रखा गया था। पहले अगर हम बात करते हैं प्राचीन की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण, इसका भाग नाम था वो क्या रखा गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट है, ठीक है। प्राचीन अगर बात करते हैं संसद भवन का जो राज्यसभा पार्ट है, इसका नाम 1954 में राज्यसभा रखा गया। 1954 में है। भारत के अंग, संसद का एक अंग है राज्यसभा है। इसका नाम कब रखा गया था, 1954 में इसका नाम राज्यसभा रखा गया था। इससे पहले इसे क्या कहा जाता था, इससे पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। ब्रिटेन से नई बातें नहीं है,
ब्रिटेन से संस्थात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में द्वितीय स्तन को उच्च स्तन कहा जाता है, स्थायी स्तन कहा जाता है, इसलिए भारत में इसका नाम क्या रखा गया है, स्थायी स्तन रखा गया है। क्योंकि ब्रिटेन में किस प्रकार की है, संस्थात्मक है, शासन प्रणाली है, और वहां पर केवल और केवल एक स्तन है जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। ब्रिटेन से लिया तो काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे 1954 में इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया। इसका नाम फिर राज्यसभा पुकारा जाने लगा। इसका नाम क्या पुकारा जाने लगा, राज्यसभा है। ठीक है, तो कब से 1954 के बाद इसका नाम क्या, राज्यसभा पुकारा जाने लगा। ठीक है, राज्यसभा कब से, 1954 के बाद। इसकी अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा के जो कई और नाम दिए गए हैं, इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो इसे अन्य इस नाम से जाना जाता है। एक तो इसका क्या है, अन्य नाम की बात करते हैं, अन्य नाम। तो ये कौन सा, एक उच्च सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, ये तो उच्च सदन है, हायर क्या करता था, हाउस काउंसिल है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है, और स्थायी सदन है क्योंकि लगातार यह चलता रहता है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, और इसे क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन है। प्रथम सदन वो था, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन है, स्थायी सदन है और द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। इसकी बात की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है, तो इसलिए इसे सतत सदन भी कहा जाता है। स्थायी और क्या है, सतत भी कहा जाता है। कभी भंग न होने वाला सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लगातार इसमें प्रति जो सदस्य है वो चेंज होते रहते हैं। एक बार जो सदस्य हैं वो 2 चेंज होते रहते हैं, और इसके जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, इस सदन की बात करते हैं, सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में किस प्रकार होता है। तो इसमें सदस्यों का निर्वाचन है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। निर्वाचन की अगर बात करते हैं, इसमें निर्वाचन की अगर बात करते हैं तो कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यानी अपने वोट नहीं देते, अपने वोट नहीं देंगे, केवल जो हमने हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं लोकसभा उनमें जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा अपने एकल संक्रमणीय बहुमत प्रणाली के द्वारा वोटिंग की जाती है, और वोटिंग के आधार पर इन सदस्यों का क्या चुनाव है वो किया जाता है। इसलिए राज्यसभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना जाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। जबकि लोकसभा की बात करते हैं तो बहुमत प्रणाली के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार किया जाता है, एकल संक्रमणीय की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, उसके द्वारा इसका क्या चुनाव किया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्याएं हैं वो कितनी हो सकती है। राज्यसभा की है सीटें हैं वो अधिकतम कितनी हो सकती है। अधिकतम हमें पता है कि राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है 250 हो सकती है, 250 है, उतनी हो सकती है। इसमें अब बात करते हैं सदस्य संख्या। सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। अधिकतम जो राज्यसभा में है अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, 250 इसमें राज्यसभा में सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250 है। कितने हो सकते हैं, 250। जिसमें अगर बात करते हैं निर्वाचित कितने होते हैं और मनोनीत कितने होते हैं। निर्वाचित की अगर बात करते हैं 238 है, और मनोनीत की बात करते हैं कितने हैं, 12 सदस्य। इस प्रकार अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है, जिनमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात करते हैं 238 है, यानी 238 जो सदस्य हैं वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और 12 सदस्य हैं राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में है इन सदस्यों का क्या चुनाव किया जाता है। कितने कैंडिडेट होते हैं, 12 सदस्य इसमें क्या है मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान इसकी अगर बात करते हैं तो ये लिख सकते हैं मनोनीत की बात करते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता। कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता के क्षेत्र से 12 सदस्यों का मनोनयन इसमें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं 245 सदस्य हैं। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं 245 सदस्य हैं। ठीक है, वर्तमान सदस्य कितने हैं, 245, 245 है। क्यों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, कोई क्षेत्र है, पाकिस्तान का
जो पाक अधिकृत क्षेत्र है भारत की, अगर हम बात करते हैं भारत के लिए भी आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, किसी समय वो हिस्सा था, रियासतें थी, ठीक है। हरि सिंह वहां का था, हरि सिंह वहां का शासक था। जम्मू कश्मीर का जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां का शासक कौन सा था? हरि सिंह था। कभी न कभी उसको भारत की सभी रियासतें एकीकरण में हिस्सा ले रही थी, पार्टिसिपेट कर रही थी, कहीं न कहीं वो विलय हो रही थी, कोई भारत में जा रहा था, कोई पाकिस्तान में हिस्सा। लेकिन इस रियासत के शासक हरि सिंह ने कहा था मैं केवल स्वतंत्र रहना चाहता हूँ। कई व्यक्ति को होते हैं कुलुक से होते हैं, तो वो शासक था, वो कहता है हमारे सब कुछ है, यहाँ पर सब कुछ है, परिबंध है, तो मैं स्वतंत्र रहना चाह रहा हूँ। तो हरि सिंह ने स्वतंत्र विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए थे कि मैं किसी भी भारत या पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलना चाह रहा। 1947 से बात है, तो यह हुआ था। लेकिन थोड़े ही समय बाद पाकिस्तान क्षेत्र के लोगों ने इसके ऊपर हमला कर दिया। तो उन्होंने क्या भारत को विलय पत्र में साइन के लिए कहा कि हम भारत में विलय होना चाह रहे हैं, लेकिन इतने में पाकिस्तानी हमला करते हुए क्या यहाँ पर एंट्री ले ली, यहाँ के लोगों को मार दिया और क्या है इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। पाकिस्तान इसलिए इसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या छीन लिया है। हाल ही में ये चर्चा का विषय रहा है। इसमें सीटें तो रखी गई है, भारत की राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इनके लिए सीटें निर्धारित की गई है इस क्षेत्र के लिए। आपने देखा है कि लोकसभा में 552 सीटें हैं टोटल, लेकिन वर्तमान में भरी अगर जाती है तो 545 से लगभग 7 सीटें हैं वो इस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी गई है। इसी प्रकार राज्यसभा की अगर बात करें अधिकतम 250 सीटें, इनमें से 5 जो सीटें हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रखी गई है कि भविष्य में जब ये अपने अधीन होगा तो उसमें क्या ये 5 सीटें यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि भारत का हिस्सा था। उन्होंने पाकिस्तानियों के द्वारा कैसे अपने अधीन कर दिया गया, जानबूझकर नहीं, उनके जो आतंकवादी है वो क्षेत्र है उनके द्वारा क्या हमला करके इसको अपने अधीन किया गया। लेकिन हाल ही में चर्चा बनी हुई है कि यह जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भारत का हिस्सा फिर से बनने जा रहा है, क्योंकि वहां के लोग भारत में मिलना चाह रहे हैं, उनकी इच्छा है कि हम भारत में फिर वापस वहीं जाए। तो उनके द्वारा मोदी जी के कहा जा रहा है कि आप हमें भारत में मिलाएं। तो उनके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या मीटिंग हो रही है, प्रयास किए जा रहे हैं, वो तो नहीं मिलने देंगे, लेकिन जनमत संग्रह करवाया जाएगा। ठीक है, हरि सिंह ने उसी समय जनमत संग्रह के लिए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्र का जनमत संग्रह करवाया जाए। अगर ये लोग जो है भारत में मिलना चाहते हैं तो इन्हें भारत में दे देंगे, अगर पाकिस्तान में मिलना चाहिए तो पाकिस्तान रहेगी। लेकिन वहां पर क्या है हमला करके उनको वहां मिला लिया गया, तो उसमें जनमत संग्रह नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में अभी 1 या 2 15-20 दिन या 1 या 2 महीने में ये आपको जनमत संग्रह देखने को मिलेगा, जिसमें जो पाकिस्तान के है जो निवासी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो क्षेत्र के लोग हैं, इसमें लगभग 40 लाख की जनसंख्या निवास करती है। तो ये लोग क्या है भारत में मिलना चाह रहे हैं, और भारतीय जो रक्षा सचिव है और रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको अपने अधीन किया जाए और इन्हें भारत में मिलाया जाए। इससे भारत की जो राज्यसभा और लोकसभा सीटें हैं वो परिपूर्ण हो जाएगी। 552 और 250 जो सीटें हैं उनके ऊपर चुनाव वैसे करवाए जाएंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चर्चा चल रही है, गर्म मुद्दा है, तो इसके ऊपर एक विशेष स्तर रखा जाएगा। जब इनके ऊपर थोड़ी सी 1-2 दिन में चर्चाएं और चल रही है, लगभग 4 से 5 दिन हो गए इसके ऊपर चर्चा होते हुए। जब से G20 समिट हुआ है उसके बाद पाकिस्तानियों के द्वारा भारत में एंट्री के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हमें भारत में मिलाया जाए, प्लीज मोदी जी हमें क्या भारत का हिस्सा बनने दिए जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, जनमत संग्रह का क्या आधार रखा जाता है, किस प्रकार ये घटनाएं परिपूर्ण होती है, तो आने वाले समय में ये पता चलेगा। लेकिन माना जा रहा है लगभग 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है यहाँ तक आते आते के ये हिस्सा भारत का हो जाएगा। तो देखते हैं भविष्य बताएगा क्या होता है। अभी तो 18 से 22 सितंबर की जो भारत की विशेष स्तर की जो एक कमेटी उसके बारे में देखते हैं उसमें क्या रखा जाएगा। G20 में मैंने आपको कहा था कि विशेष स्तर की बात करें उसमें कि इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है। तो G20 समिट हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अध्यक्षता की थी, और एक देश को जो कौन से अफ्रीकन जो क्षेत्र था उसको G20 में शामिल कर लिया। अब G21 देश हो गए G20 में। ये लगातार कई जो 2 या 3 स्तर से लगभग 2003-4 साल से ये प्रयास कर रही थी अफ्रीकन कंट्री कि हमें भी G20 में शामिल किया जाए। लेकिन मोदी जी के द्वारा जब अध्यक्षता की गई तो उन्होंने क्या सर्वप्रथम यही दिल्ली प्रेस के नाम से क्या है, दिल्ली समिट प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम से क्या एक पत्र दिया, जिसमें क्या सभी ने रूस, चीन, जापान सभी ने क्या सर्वसहमति दिखाई है कि हम इनको शामिल करते हैं। तो आते ही क्या वो बहुत खुश हुए कि हमने भारत में आते ही क्या G20 में शामिल कर लिया। मैं 3 से 4 सालों से अथक प्रयास कर रहे थे कि हमें G20 में शामिल किया जाए। हम जो वासुदेव कुटुंबकम है उसके सभी जो बातें हैं, उसके वार्तालाप है, सभी कानून नियम है, उसका सभी अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन फिर भी हमें इसमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मोदी जी ने आते ही सर्वप्रथम पहले दिन यही प्रयास किया कि इसके सभी जो देशों ने सर्वसम्मति जताई और G20 में एक देश को शामिल कर लिया गया है। तो इसी आधार पर देखते हैं कि एशिया जो मोदी जी का कहना है एशिया जो है वो अग्रसर की ओर है, अपने उत्थान की ओर है। तो कूटनीति के विशेष माहिर जो माने जाते हैं वही माने जाते हैं। 2014 से लेकर आज तक कूटनीतिक संबंध है यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें बहुत उत्थान देखने को मिला है। भारत जो है वो उत्थान की ओर अग्रसर हो रहा है, लगातार प्रयास करते हुए एक अपनी सीमा हद से आगे की ओर जा रहा है। और आने वाले समय में भारत फिर से विश्व
गुरु कहलाएगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। तो इस प्रकार वर्तमान सदस्य संख्या है राज्यसभा में वो कितने हैं 245 है। इसमें अगर निर्वाचित और मनोनीत की बात करते हैं तो इसमें क्या है, निर्वाचित सदस्य कितने हैं, निर्वाचित 233 है और मनोनीत की अगर बात करते हैं, मनोनीत कितने हैं, मनोनीत 233 है, 12 सदस्य इसमें मनोनीत है। इस प्रकार है वर्तमान की अगर बात करते हैं 245 जो सदस्य हैं इस प्रकार इनका निर्धारित किया गया है। ठीक है, 233 तो ये है और मनोनीत क्या है वो 12 सदस्य, वही कला साहित्य विज्ञान समाज के क्षेत्र से क्या है इन सदस्यों का राष्ट्रपति के द्वारा क्या है जो मनोनयन किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित, अब बात करते हैं राज्यों से कितने हैं। ठीक है, निर्वाचित की अगर बात करते हैं निर्वाचित में क्या राज्यों से कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने हैं। राज्यों से अगर हम बात करते हैं कि राज्यों से सदस्य कितने हैं तो प्रत्येक राज्य की अगर बात करते हैं तो राज्यों से निर्वाचित सदस्य में 225 है और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने 8 है। इसमें कितने हैं 225 है और यहाँ के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं 8 है। ठीक है, 225 तो क्या राज्यों से सदस्य राज्यों से और इधर कौन से थे केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश से भारत की राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, निर्वाचन की अगर हम बात करते हैं इसमें 8 जो सदस्य हैं वो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं। और अगर हम बात करते हैं कि जो राज्यों से 225 है और केंद्र शासित कितने 8 है। ठीक है, सॉरी केंद्र शासित से कितने 8 हैं और राज्यों से कितने 225 है। इस प्रकार 233 सदस्य उनका निर्वाचन किया गया है। ठीक है, 233 है उनका निर्वाचन किया गया है। तो इस आधार पर इनका क्या है वर्तमान की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है 245 है। इसकी अधिकतम 250 हो सकती है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें किस प्रकार है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उससे सदस्य किस प्रकार लिए तो सभी को पता है कि इनका जो निर्धारण की अगर बात करते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं जम्मू कश्मीर से 4, जम्मू जो कश्मीर है उससे कितने हैं 4 सदस्य जम्मू कश्मीर से लिए गए। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वहां से कितने सदस्य 4 हैं, दिल्ली से 3 हैं। ठीक है, और फिर एक है दिल्ली से है। इस प्रकार के 4 के साथ 8 सदस्य यहाँ से केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए। बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश रह गए वहां से कितने हैं एक सदस्य शेष केंद्र शासित प्रदेशों के एक सदस्य उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारण किया गया। तो मोस्टली आप इतना याद रखिए कि 225 यहाँ से 8 के केंद्र शासित प्रदेशों से क्या सदस्य लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद 238 की विशेष चर्चा की बात करते हैं कि 8 राज्यों की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है 8 राज्य है जहां से किन किन राज्यों से एक सदस्य लिए गए हैं। ठीक है, किन किन जो सदस्य है किन किन क्षेत्र है वहां से एक सदस्य लिए गए हैं। 8 राज्यों से राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि लिए गए एक है। ठीक है, 8 राज्य ऐसे हैं जहां से क्या है 8 राज्य से एक प्रतिनिधि लिए गए, यानी राज्यों से प्रतिनिधि टोटल कितने 225 है। लेकिन राज्यों की बात करते हैं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से केवल एक प्रतिनिधि लिए गए हैं। एक तो गया 7 सिस्टर की बात करते हैं, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और इन क्षेत्रों से कितने हैं 8 राज्य ऐसे हैं जो 7 सिस्टर है वहां से कितने एक कैंडिडेट लिए गए। राज्यसभा में केवल क्या है एक सदस्य निर्धारण किया गया है जो एक सदस्य वहां से क्या है आएंगे। ठीक है, इसके बाद हिमाचल प्रदेश 8 राज्यों से क्या है जो 7 सीट्स है वहां से ये लिए गए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, एचपी और उत्तराखंड है, उत्तराखंड यूके है वहां से कितने 3 सदस्य लिए गए। वैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पीसीएस की तैयारी है उसमें ये पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से कितने कैंडिडेट राज्यसभा में जो लिए गए हैं तो क्या 3 है। बाकी 7 सिस्टर की बात करते हैं वहां से एक जो कैंडिडेट है वो राज्यसभा में क्या है लिया गया है। इसके बाद की बात करते हैं सबसे ज्यादा की बात करते हैं राज्यसभा में सर्वाधिक सबसे ज्यादा सदस्य कहां से हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक वही है यूपी में कितने 31 सदस्य हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य कहां से लिए गए हैं यूपी से हैं। तो 8 राज्य ऐसे हैं जहां से राज्यसभा में कितने कैंडिडेट लिए गए एक कैंडिडेट लिया गया है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश से 3 कैंडिडेट लिए गए। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि राज्यसभा में यूपी से कितने हैं, यूपी से अगर बात करते हैं तो 31 सदस्य हैं। सर्वाधिक सदस्य यूपी से लिए गए हैं जिनकी संख्या कितने 31 है। ठीक है, और राजस्थान की बात करते हैं तो अपने राजस्थान से राज्यसभा में 10 कैंडिडेट। राज्यसभा ये तो सभी जानते हैं कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने हैं, राजस्थान से राज्यसभा में कितने 10 सदस्य है और राज्यसभा में क्या है नियुक्त किए गए, राज्यसभा में क्या है नियुक्त किए गए। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति है वही है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। राज्य लोकसभा के सदस्य उन्हीं में क्या है जो विधानसभा है उनमें सदस्यों का निर्वाचन उन्हीं से किया जाता है। ठीक है,
तो अगर बात करते हैं इनका निर्वाचन मंडल कौन सा होता है, तो राज्य की विधानसभाओं से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं में से क्या है राज्यसभा में भेजे जाते हैं। जैसे राजस्थान के 200 विधानसभा कितने सदस्य 200 हैं। इनका निर्वाचन मंडल कौन सा होता है, यानी कहां से कैंडिडेट चुने जाते हैं, निर्वाचक मंडल है। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, कोई भी है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, एमपी है, कोई भी किसी भी स्टेट का है, विधानसभा है। जैसे राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान में 200 है विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सीट कितने 200 है। इनमें से 200 में से क्या 10 कैंडिडेट क्या है निर्वाचन के द्वारा क्या है राज्यसभा में भेजे जाते हैं। इन 200 में से क्या है चुनाव किया जाता है, अपने चुनाव नहीं करते हैं, अपने तो उन्हें केवल विधानसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त कर भेज दिया जाता है, फिर विधानसभा के अपने द्वारा उनमें से क्या 10 सदस्यों का निर्वाचन करती है और उन्हें राज्यसभा के रूप में क्या है जो राज्यसभा में क्या है नियुक्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। निर्वाचन पद्धति की बात करते हैं, वही है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सकर्मणीय मत प्रणाली है, यानी अपने नहीं करते हैं चुनाव, वही करते हैं। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की कौन सी आती है, एकल सकर्मणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या चुनाव संपन्न होता है, ठीक है। इसके बाद की हम बात करते हैं राज्यसभा के विशेष अनुच्छेद है 249 है, एक क्या है 312 है। 312 हमने चर्चा की थी। 312 के तहत राज्यसभा की 2/3 बहुमति के आधार पर नई अखिल भारतीय की सेवा का प्रावधान है। पहले हमने आईएएस आईपीएस 2 सेवा पढ़ी थी। 1947 तक क्या है आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस हुआ करता था, ठीक है। 1919 के अधिनियम के बाद क्या है अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया था। तो 1900 अगर बात करते आईसीएस 1947 से पहले आईसीएस हुआ करता इंडियन सिविल सर्विस है, लेकिन आईसीएस के बाद इसका प्रावधान किया गया था आईएएस और आईपीएस 2 होगी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस 2 का किया। लेकिन 1966 में राज्यसभा के 2/3 बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 312 के तहत क्या नई अखिल भारतीय का प्रावधान किया गया, जिसका नाम क्या था आईपीएस था। आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, तो यही वही अनुच्छेद 312 है, यानी राज्यसभा के 2/3 बहुमत के आधार पर नई अखिल भारतीय का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया जा सकता है, जिसके तहत 1966 में आईएफएस है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इंडियन क्या फॉरेस्ट सर्विस है, उसका गठन किया गया था। राज्यसभा के 2/3 बहुमत करवाया गया था। और तीसरी भारत की अखिल सेवा कितनी है, 3 है, आईएएस है, आईपीएस है, इंडियन फॉरेस्ट आईएफएस है, आईएएस आईपीएस और आईएफएस है, तीनों के लिए एग्जाम पीसीएस एग्जाम लेती है इनका। जो किसी भी सेंटर की पीसीएस संस्था है वो इसका एग्जाम लेती है। यूपीएससी है, यूपीएससी से केंद्र की संस्था है, सबसे बड़ी है, उनके द्वारा इसका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या 249 कहता है, कोई भी मुद्दा है, कोई भी क्या है मुद्दा है वो राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। 249 में क्या 2/3 बहुमत से किसी मुद्दे है पारित कर दिया जाता है। राज्य सूची का कोई विषय आता है उसके अनुमोदन के लिए क्या 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है। अगर ये वापस चला जाता है तो फिर एक बार रिपीट होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। तो राज्यसभा के मुद्दों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा आता है 249 आता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद क्या पढ़ाता है 60 अनुच्छेद की बात की थी 67 अनुच्छेद 67 है राज्यसभा के अध्यक्ष को उठाने के लिए। राज्यसभा के सभापति है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के सभापति को उप सभापति को उठाने के लिए जो प्रस्ताव है वो कहां पर लाया जाएगा। अनुच्छेद 67 हमने पढ़ा है पहले विशेष कि राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति कौन सा था उपराष्ट्रपति है, उसे हटाने के लिए जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा वो कौन से सदन में पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है लोकसभा में करेंगे तो वो कौन से राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यानी राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए सर्वप्रथम जो विधेयक है कौन से सदन में पेश किया जाएगा वो हमारे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यहाँ से 2/3 बहुमत से अगर वो पारित हो जाता है तो लोकसभा के पास जाएगा, लोकसभा ने इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। तो इसमें राज्यसभा अनुच्छेद 249 312 और कौन से तीसरा आता है कि 67 है, ये इसमें और अलग से के अनुच्छेद थे। अब हम इसकी मुख्य बातें कर लेते हैं कि राज्यसभा है ये संविधान के अनुच्छेद कौन से में वर्णित है 80 में वर्णित है, ठीक है। एक बार तो अलग अलग इनको लोकसभा राज्यसभा को अलग अलग कराऊंगा, फिर दोनों को कंपेरिजन कर कराऊंगा जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा की हम बात करते हैं तो फिर देखते हैं राज्यसभा अनुच्छेद कौन सा है, पूरा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा क्या है राज्यसभा है। अनुच्छेद कौन सा आता है, अनुच्छेद 80 में क्या है भारत की एक राज्यसभा होगी, भारत की क्या होगी एक राज्यसभा होगी। इसे स्थायी सदन कहा जाता है, उस सदन कहा जाता है, सतत सदन कहा जाता है। वही लिखें स्थायी सतत है, उच्च सदन है, द्वितीय सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है,
ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इसकी न्यूनतम उम्र कितनी है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष की है, लेकिन अगर राज्यसभा की बात करते हैं तो इसके लिए उम्र कितनी है, 30 वर्ष है। उम्र कितनी आती है, 30 वर्ष है, ठीक है। इसे द्वितीय सदन है और इसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, और इसे विधानसभा का सदन भी कहा जाता है। लगातार चलता रहता है, विधानसभा का सदन है, न्यूनतम उम्र, ठीक है। इसकी राज्यसभा के सभापति की अगर बात करते हैं तो सभापति कौन सा होता है, सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति इसका क्या सभापतित्व करता है, ठीक है, कभी भंग नहीं होने वाला है। इसका बात करते हैं स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और उसके उप सभापति यानी सभापति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन सा सदन है जिसका कार्यकाल उसके अध्यक्ष के कार्यकाल से अलग है, वह कौन सा सदन है जिसका कार्यकाल है उसके अध्यक्ष के कार्यकाल से क्या अलग है। तो राज्यसभा ऐसा है सदन है जिसमें उसके जो अध्यक्ष है यानी सभापति है, उपराष्ट्रपति है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और सदन का कार्यकाल का 6 वर्ष का है। दोनों में क्या अलग अलग होता है, तो वह कौन सा सदन है, हमारा राज्यसभा है जिसमें कार्यकाल दोनों का अलग होता है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष के बाद, ठीक है, प्रति 2 वर्ष के बाद के एवं 3 सदस्य क्या है इसमें सेवानिवृत्त होते चले जाते हैं, ठीक है। तो प्रति 6 वर्ष की बात करते हैं, 6 वर्ष का होता है, तो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। प्रति 2 वर्ष में क्या 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 2 वर्ष में राज्यसभा का संसद चुना, उसका कार्यकाल कभी न कभी पूर्ण होता है। 6 वर्ष में उसका पूरा हो गया तो 1/3 सदस्य चलाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर दोबारा आएंगे, इस प्रकार रिपीटेशन होता रहता है। यानी यह कभी सदन जो है भंग नहीं होता है, लगातार कंटिन्यू रूप से क्या चलता रहता है, ठीक, कंटिन्यू रूप से क्या है चलता रहने वाला सदन कौन सा कहलाता है, हमारा राज्यसभा है। यह लगातार चलने वाला क्या है सदन है, ठीक है, लगातार चलने वाला क्या है सदन है। सर्वाधिक की बात करते हैं, सर्वाधिक सीटें हमारी कौन सी आती है, यूपी 31 है। और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान से कितनी है, 10 सीटें हैं, ठीक है। राजस्थान से राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं, कितनी है, 10 है। इसके बाद अगर बात करते हैं सीमांध्र और तेलंगाना में है, सीमांध्र में कितनी है, 11 है, और तेलंगाना में कितनी आती है, 7 है, ठीक है। सीमांध्र में कितनी है, 11 है, और तेलंगाना में कितनी आती है, 7 है, ठीक है। इस प्रकार की सीटों का जो निर्धारण वो किया जाता है कि राज्यसभा में सीटों का निर्धारण है उसकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा का प्रथम सभापति की जो बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम सभापति ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली क्या है, राधाकृष्णन है और राज्यसभा के प्रथम सभापति है। इनके जन्म के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को क्या बनाया जाता है, शिक्षक दिवस बनाया जाता है, ठीक है। शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो डॉक्टर सर्वपल्ली है, राधाकृष्णन है, इनके जन्म दिवस पर क्या है 5 सितंबर को जन्मदिन था तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक ये एसवी राधाकृष्णन थे, पहले शिक्षक थे, बाद में राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्होंने कार्य किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर क्या है भारत का जो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को अभी बनाया वो मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद उनके 11 नवंबर को अबुल कलाम आजाद है, उनके दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये तो ज्यादा जरूरी नहीं है कि 11 नवंबर को अबुल कलाम के जन्म दिवस कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से थे, ठीक है। प्रथम ये कौन से थे, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके द्वारा किया गया था। प्रथम उप सभापति की बात करते हैं, प्रथम सभापति दिए थे, प्रथम उप सभापति की बात करते हैं तो प्रथम सभापति तो कौन से थे, एसपी राधाकृष्णन है। उप सभापति है यानी इसके नीचे के ओहदे थे वो कौन से थे, कृष्णकांत, ठीक है। कौन से थे, कृष्ण मूर्ति राव या कृष्णकांत कहा जाता है। तो उप सभापति कौन से थे, कृष्ण मूर्ति राव है। प्रथम उप सभापति कौन से थे, कृष्ण मूर्ति राव। कृष्ण मूर्ति जो राव है वो राज्यसभा के प्रथम उप सभापति थे, ठीक है, प्रथम के उप सभापति थे, ठीक है। इस प्रकार के है इनके आता है, ठीक है। इस प्रकार राज्यसभा में होता है। विशेष इसकी अगर बात करते हैं 312 है, 249 67 39 में विशेष रूप से काम में लिए जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं राज्यसभा है, ये किस प्रकार का है, स्थायी सदन है, ठीक है। राज्यसभा की बात करते हैं स्थायी सदन होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो राज्यसभा में
इतना ही था। इसके बाद हम क्या है लोकसभा है, संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर दोनों का एक साथ थोड़ा सा कंपेरिजन के आधार पर बता देंगे, बड़ा बड़ा जो विवरण है वो, ठीक है। फिर हम इसके बाद में आगे चलेंगे कि भाग क्या है, कौन से आते हैं, न्यायपालिका है। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्लीज खुश रहें और क्या है मस्त रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।